हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से समझते हैं। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हिंदी में इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जैसा कि हम इससे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स का उद्भव हुआ, अर्थात इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई। और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन सीमित हैं, जबकि मानव की आवश्यकताएं क्या है, असीमित हैं। असीमित आवश्यकता। अब क्योंकि हमें संसाधनों की सहायता से ही आवश्यकताओं को पूरा करना है, संसाधन सीमित होने के कारण और मानव की आवश्यकता असीमित होने के कारण इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हमें संसाधनों को दुर्लभता के रूप से देखना पड़ता है। अर्थात संसाधन हमारे पास सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। अब इन्हीं सीमित संसाधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और कुछ आवश्यकताओं को त्याग देना होता है। अब क्योंकि संसाधन सीमित हैं तो इससे एक समस्या आती है जिसको हम कहते हैं दुर्लभता की समस्या। दुर्लभता की समस्या। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? संसाधन सीमित होना और आवश्यकता असीमित होना। अब इसके बाद जो है ये दुर्लभता की समस्या हमें एक समस्या की तरफ और ले जाती है, उसे हम कहते हैं चयन की समस्या। चयन की समस्या। अब ये चयन की समस्या क्या है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है लोकी। अब इस लोकी नाम के व्यक्ति के पास इसके पास कुल उपलब्ध राशि है 20,000 रुपये। अब इसे कहा जाता है कि घरेलू उपकरणों को मार्केट से खरीद के लाना है। लोकी मार्केट में जानता है और उसे दो चीज़ें मिलती है। एक उसको मिलती है वॉशिंग मशीन और दूसरा उसको मिलता है मिक्सर ग्राइंडर। ठीक। अब इन दोनों की कीमत होती है 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। अब लोकी के पास क्योंकि संसाधन के रूप में कितना पैसा है, 20,000 रुपये, लेकिन अगर घरेलू उपकरणों की बात करें तो उसे मिक्सर ग्राइंडर की भी आवश्यकता है और वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है। अब उसे उसमें चयन करना पड़ेगा कि वो मिक्सर ग्राइंडर खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे। तो चलिए मान लेते हैं लोकी ने क्या किया, वॉशिंग मशीन खरीदी। तो इस केस में उसने मिक्सर ग्राइंडर को क्या किया, त्याग दिया। तो चयन की समस्या के अंतर्गत हमें एक समस्या और ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमेशा हमें कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ता है और बाकी आवश्यकताओं को त्याग देना पड़ता है। तो चयन की समस्या क्यों आती है? चयन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? वो है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग अर्थात इंग्लिश में अगर कहें तो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब उसके पास संसाधन थे 20,000। अब वैकल्पिक उपयोग का मतलब क्या था कि वो उससे मिक्सर ग्राइंडर भी खरीद सकता था और वॉशिंग मशीन भी खरीद सकता था। तो इस कारण उसके पास एक चयन की समस्या है कि इन दोनों में से उसे चूज़ करना था कि किसे खरीदे और किसको त्याग दे। अब इस संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण एक लागत उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं अवसर लागत।
अवसर लागत। अवसर लागत की परिभाषा देख लेते हैं। अवसर लागत वह लागत होती है, वह सर्वश्रेष्ठ लागत होती है जिसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। ठीक, तो अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द बेस्ट वैल्यू विच इज सेक्रीफाइस फॉर ऑब्टेनिंग अनदर गुड्स। अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ लागत होती है जिसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस उदाहरण पे आए तो लोकी को दो होम अप्लायंसेस के बीच एक होम अप्लायंसेस को चुनना था, तो उसने वॉशिंग मशीन को चुना और मिक्सर ग्राइंडर को त्याग दिया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 20,000, ये उसकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, अर्थात अवसर लागत हो गई। तो आगे और चीज़ को देखें तो चयन की समस्या तो व्यक्तिगत हो गई, चयन की समस्या व्यक्तिगत हो गई, व्यक्तिगत या किसी फर्म से संबंधित या उद्योग से संबंधित है। लेकिन जब इन्हीं सारी समस्याओं को एक समग्र रूप से जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, केंद्रीय समस्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती हैं। और ये देखिए, जितनी भी हम अभी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं इन समस्याओं का जो मेन फोकस होता है वो होता है चयन। तो पहली समस्या देखते हैं क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। और तीसरी समस्या है फॉर whom टू प्रोड्यूस, अर्थात किसके लिए उत्पादन करें, लिए उत्पादन करें। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत 3 समस्याएं आती हैं, जिनमें से पहली समस्या है कि क्या उत्पादन करें, दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस अर्थात कैसे उत्पादन करें, और तीसरी समस्या है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। देखिए, जो पहली समस्या है उस समस्या के बारे में अगर डिस्कस करें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसमें हम देखते हैं ये समस्या है प्रोडक्शन से संबंधित, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन से संबंधित। अब ये समस्या उत्पादन से संबंधित कैसे है? देखिए, इस समस्या में हमें उन वस्तुओं का चयन करना पड़ता है जिनका हमें उत्पादन करना है। अब वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? या तो वो कैपिटल गुड्स हो सकती हैं, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु, अर्थात वो मशीन बनाने का चयन कर सकते हैं, या फिर हम बड़ी बड़ी ऐसी मशीन बनाएं जिनसे कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिनसे उत्पादन में अगले चरण में काम किया जाता है, या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, उपभोक्ता
वस्तु बनाएं। तो पहली समस्या हमारे लिए सामने ये आती है कि उत्पादन क्या करना है, कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना है या कंज्यूमर गुड्स का। दूसरी समस्या हमें ये बताती है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, अर्थात तकनीक चयन की समस्या। हाउ टू प्रोड्यूस का अर्थ क्या है, तकनीक चयन की समस्या, मतलब किस तकनीक से हम उत्पादन करें, उस तकनीक का चयन हमें यहाँ पे करना है। अब तकनीक कितने प्रकार की होती है, तो पहले हम देख लेते हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, अर्थात हिंदी में अगर हम बात करें तो पूंजी गहन तकनीक। और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव, अर्थात श्रम गहन। तो या तो हमें कैपिटल इंटेंसिव तकनीक का प्रयोग करना है या तो लेबर इंटेंसिव। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेस ज़्यादा हैं। अगर हमारे यहाँ लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास लेबर रिसोर्सेज कम हैं, मशीन ज़्यादा हैं, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे। और तीसरी जो समस्या आती है उस समस्या को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इसे कहते हैं वितरण की समस्या। जो भी अर्थव्यवस्था में अब तक उत्पादन हुआ वो किसके लिए उत्पादन करें, किस वर्ग के लिए, समाज के किस वर्ग के लिए, या तो रिच वर्ग के लिए, रिच क्लास अर्थात अमीर वर्ग के लिए, या पुअर क्लास गरीब वर्ग के लिए, अब आपको पता है कि जहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती हैं। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो है प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो वो फॉर्मली रिच क्लास के लिए प्रोडक्शन करती हैं, जबकि जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती हैं वो काम करती हैं पुअर के लिए, तो वो फॉर्मली जो है वो गरीब कंट्रीज़ जो होती हैं वो फॉर्मली पुअर क्लास के लिए काम करती हैं। क्लियर? तो हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करें, और हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करें, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करें। इन्हीं 3 समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। तो क्या उत्पादन करें में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है कि क्या उत्पादन करें, कैपिटल गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। दूसरा कैसे उत्पादन करें की समस्या में हम क्या देखते हैं, तकनीक के चयन, या तो पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग कर लें या श्रम गहन तकनीक का प्रयोग कर लें। और किसके लिए उत्पादन करें, ये समस्या जुड़ी है वितरण से, अमीर क्लास के लिए या गरीब क्लास के लिए। फर्दर इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इकोनॉमिक्स में हम एक टूल का यूज़ करते हैं, उस टूल का नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र का नाम आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा या अभी पढ़ने वाले होंगे। इसको कई और नामों से जानते हैं, कई और नाम, जैसे एक नाम इसका है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व,
या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरण वक्र या अवसर लागत वक्र। तो तीनों में से कोई भी नाम रहे तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिखते हैं, PPC लिखते हैं। क्लियर। तो PPC क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन जान लें। PPC का अर्थ क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं स्थिर तकनीक की सहायता से दो वस्तुओं के उन अधिकतम संभावित संयोगों को दर्शाता है, जिनका उत्पादन संभव है। तो इस परिभाषा में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या वक्र है, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, तकनीक स्थिर है और इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित संयोगों को दर्शाता है जिसका उत्पादन करना संभव होता है। तो क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र में हमने दो ही वस्तुओं को लिया है, तो सबसे पहले इन वस्तुओं, इस मॉडल के अजम्पशन या इस टूल के अजम्पशन को देख लेते हैं, मान्यताओं को देख लेते हैं। अजम्पशन क्या क्या है इस मॉडल के, मान्यताएं क्या क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहली मान्यता क्या है, केवल दो वस्तु। ठीक, सबसे पहली बात है इसमें कि केवल दो वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। दूसरा, अवसर लागत उपस्थित होती है, अवसर लागत उपस्थित है, अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ वस्तु को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। नंबर 3, तकनीक स्थिर है, तकनीक स्थिर है। नंबर 4, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। नंबर 5, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। नंबर 6, संसाधनों की कुशलता में अंतर, संसाधनों
की कुशलता में अंतर। और नंबर 7, सीमित संसाधन। तो पीपीसी की जो अजम्पशन है, सबसे पहले हम कितने वस्तुओं का या कितने गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं? केवल 2 गुड्स एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अवसर लागत उपस्थित है, अर्थात अगर किसी वस्तु को हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसके बदले हमें अन्य वस्तुओं का त्याग करना पड़ रहा है। तकनीक कैसी है? स्थिर है, मतलब तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, मतलब एक संसाधन के कई सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और संसाधनों की कुशलता में अंतर है, अर्थात अगर हम एक संसाधन को एक वस्तु में उत्पादन करने में लगाते हैं और उसी संसाधन को अगर दूसरी वस्तु के उत्पादन करने में लगाते हैं तो इन दोनों की वस्तुओं के उत्पादन में या प्रोडक्शन एफिशिएंसी में हमें अंतर देखने को मिलेगा। और संसाधन क्या है? सीमित है, अर्थात लिमिटेड है। तो आइए आगे इसको एक हम संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन, अर्थात संयोग ए बी सी डी और ई। यहाँ लिखते हैं गुड एक्स वस्तु एक्स, इधर गुड वाई वस्तु वाई। यहाँ लिखते हैं अवसर, सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो संयोग हमारे पास हो गए। मान लेते हैं जब ए संयोग की बात करते हैं तो वस्तु x का कुल उत्पादन हम कर रहे हैं 100 और सभी संसाधनों को हमने क्या किया? वस्तु x के उत्पादन में लगा दिया। तो जब वस्तु x के उत्पादन में हमने सभी संसाधनों को लगा दिया तो y का उत्पादन क्या होगा? 0 हो जाएगा और इस जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैश रहेगी, अनिर्धारित रहेगी, क्योंकि इससे पहले हम y का कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब अगर या इसको हम 0 भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ संसाधनों को हमने शिफ्ट कर दिया y पे, तो x वस्तु का उत्पादन क्या होगा? घटेगा। तो मान लेते हैं 90 हो गया और वस्तु y का उत्पादन हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत का मूल्य कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि देखिए y में कितना चेंज आया? 1 और x में कितना चेंज आया? 10 का। उसी तरीके से अगर इसको हम देखें अगले में और हम संसाधनों को शिफ्ट कर देते हैं वस्तु y का उत्पादन करने के लिए, तो यहाँ 2, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास कितना चेंज आ जाएगा? यहाँ 20 का चेंज हुआ, यहाँ 1 का, तो ये भी 20 और फिर 40, 3, 40, 30 और यहाँ पे 0, 4 और 40। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम अलग अलग संयोग पे जा रहे हैं तो वस्तुओं की मात्रा के अलग अलग संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ सीमांत अवसर लागत में भी परिवर्तन हो रहा है। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम वस्तु x का उत्पादन कम कर रहे हैं वैसे वैसे वस्तु y का उत्पादन बढ़ रहा है। और एक दूसरी चीज़, और यहाँ पे हमें सीमांत अवसर लागत किस रूप में मिल रही है? बढ़ती रूप में, मतलब इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग रेट। अब अगर सीमांत अवसर लागत कभी भी बढ़ती हुई है, इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु के उत्पादन को त्याग कर जब हम संसाधनों को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो हमें वो एफिशिएंसी नहीं मिलती जो पहली वस्तु के उत्पादन में मिल रही थी। अर्थात देखिए हमने कुछ संसाधनों को त्यागा तो यहाँ पर x वस्तु का उत्पादन कितना कम हुआ? 100 से 90 हो गया, 10 इकाई कम हुआ। जबकि y वस्तु का उत्पादन कितना बढ़ा? 1 इकाई। यहाँ से 90 से 70 हो गया, यहाँ 20 इकाई का परिवर्तन हुआ। जबकि यहाँ कितना परिवर्तन हुआ? 1 इकाई का।
इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम संसाधनों को x से y की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, संसाधनों की प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। आइए इसे एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो हम x अक्ष पर x वस्तु दिखा देते हैं, गुड x, और y अक्ष पर y वस्तु, गुड y। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, ठीक, यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन शुरू होता है और यहाँ पर ए, इन सभी कॉम्बिनेशन को बना के जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सॉरी, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ई। इस तरीके से देखें तो बी, फिर सी, फिर डी और ई। ठीक, ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं और इसके पीपीसी के मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि यदि हम दो बिंदु लें, दो बिंदु कौन कौन से, एक बिंदु ए या और एक बिंदु पी, तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, बिंदु ए जो है वो पीपीसी के बहुत ही अंदर स्थित है। यदि हम कहें कि पीपीसी इस बिंदु पर बन रहा है तो इसका अर्थ होगा कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं हो रहा। तो अगर उत्पादन जो है, उत्पादन संभावना वक्र के नीचे कहीं हो रहा है किसी बिंदु पर, तो इसका अर्थ है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा। यदि हम बिंदु P की बात करें तो इस P बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास उपलब्ध संसाधन नहीं है, अर्थात हम P बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें P बिंदु को प्राप्त करना है तो हमें संसाधनों को बढ़ाना होगा। तो आइए उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में जान लें। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। ठीक, तो पहला ये है कैरेक्टर की पीपीसी का जो ढाल होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी इज और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। पीपीसी का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला होता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि संसाधन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हमें जब किसी एक वस्तु का उत्पादन करना होता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को हटाना होता है। अब क्योंकि हमें संसाधनों को हटाना है तो होगा क्या कि उस वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा, दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। इसी कारण से जो पीपीसी का ढाल है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरी विशेषता क्या है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन पॉइंट, अर्थात पीपीसी मूल बिंदु की ओर
अवतल होता है। तल होता है, ठीक। अर्थात अगर हम देखें पीपीसी वक्र को, तो ये मूल बिंदु है और यहाँ पे गुण y है, यहाँ गुण x है और इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है। अर्थात ये मूल बिंदु की तरफ क्या है, अवतल है, ठीक। इसके पीछे मेन कारण क्या है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण की दर कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। इसीलिए इसका जो वक्र का जो मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, इसका शेप जो है मूल बिंदु की ओर अवतल होता है या ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉनकेव होता है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या पीपीसी में चेंज नहीं आता, पीपीसी में परिवर्तन होता है। पीपीसी में परिवर्तन जो है दो कारणों से होता है। पीपीसी में परिवर्तन के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है तकनीक में परिवर्तन और दूसरा कारण है संसाधनों में परिवर्तन। आइए एक बार दोनों को समझ लेते हैं। चेंज इन टेक्निक एंड चेंज इन रिसोर्सेस। चेंज इन टेक्निक एंड चेंज इन रिसोर्सेस, ठीक। एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं पीपीसी में यदि गुण x 0 और गुण y है, ये हमारा पीपीसी है, ठीक। अब मान लेते हैं इसमें तकनीक में परिवर्तन हो गया। किसके, x वस्तु की तकनीक अगर अच्छी हो जाती है तो x वस्तु के लिए पीपीसी हमारा क्या होगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा, ये x1 हो जाएगा। और अगर x वस्तु के लिए तकनीक खराब हो जाती है तो पीपीसी बाईं तरफ खिसक जाएगा, ये x2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दोनों वस्तुओं की तकनीक में एक साथ परिवर्तन होता है तो क्या होगा, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये गुण गुण y और ये गुण x और ये हमारा पीपीसी वक्र। अब मान लेते हैं दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आता है, अर्थात दोनों की तकनीक उन्नत होती है, तो पीपीसी वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा दोनों वस्तुओं के लिए। और अगर दोनों तरफ खराब तकनीक आती है तो ये बाईं तरफ खिसक जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम संसाधनों की बात करें, अगर संसाधन बढ़ते हैं, बी है संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, ठीक। तो पहला केस है संसाधन बढ़ते हैं, तो इस केस में अगर हम देखें तो जो पीपीसी वक्र है x y 0, तो अगर संसाधन बढ़ रहे हैं, यदि संसाधन बढ़ रहे हैं तो पीपीसी वक्र क्या होगा, दाईं तरफ बढ़ जाएगा। और अगर संसाधन घट रहे हैं तो पीपीसी वक्र क्या होगा, बाईं तरफ घट जाएंगे, ठीक। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक राष्ट्र के पास संसाधन घट गए तो उसका पीपीसी जो है नया पीपीसी हो जाएगा x1 y1, ठीक। और अगर उसके संसाधन बढ़ गए तो नया पीपीसी आएगा y2 x2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज जो चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जिसके अंतर्गत हमने पहले देखा कि संसाधन जो हैं सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं, जिसकी वजह से दुर्लभता की समस्या आती है। और दुर्लभता की समस्या के कारण हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा। और इसके साथ ही हमने देखा कि चयन की समस्या से एक लागत उत्पन्न होती है जिसे हम अवसर लागत कहते हैं।
अवसर लागत क्या है? अवसर लागत वो सर्वश्रेष्ठ लागत होती है जिसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग दिया जाता है। अब चयन की समस्या जो है वो एक व्यक्तिगत हो सकती है, फर्म हो सकती है, उद्योग से संबंधित हो सकती है, जबकि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं चयन की समस्या का ही एक बृहत्तर रूप है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो समस्या है वो उत्पादन से संबंधित है कि कैपिटल गुड्स का उत्पादन करें या कंज्यूमर गुड्स का, जबकि कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, जो है टेक्निक की चयन की समस्या से संबंधित है, अर्थात कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। जबकि किसके लिए उत्पादन करें, अर्थात फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या से संबंधित है कि रिच क्लास के लिए या पुअर क्लास के लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझने के लिए हम एक टूल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है। ये कर्व क्या बताता है? उत्पादन संभावना वक्र किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं स्थिर तकनीक की सहायता से दो वस्तुओं के उन सभी अधिकतम संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन संभव है। इसकी मान्यता क्या होती है कि केवल दो वस्तुओं x और y का उत्पादन हो रहा है, अवसर लागत उपस्थित है, तकनीक स्थिर है, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, संसाधनों की कुशलता में अंतर है, अर्थात एक वस्तु के उत्पादन को छोड़ के अगर संसाधनों को दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए लगाया जा रहा है तो उनकी कुशलता कम होती है। संसाधन क्या है? सीमित है। फिर हमने एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से देखा कि अवसर लागत को उत्पादन संभावना वक्र को हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने उत्पादन संभावना वक्र को बनाया जिसमें हमने उत्पादन संभावनाओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाया। यहाँ पे दो बिंदुओं को लिया, एक उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित है और एक उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित है। जो बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित है, अर्थात उस पर अगर उत्पादन हो रहा है तो वहाँ संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि बाहर वाले बिंदु को हम कम संसाधनों के होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं में हमने देखा कि जो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर वाला होता है, जिसका कारण सीमित संसाधन या लिमिटेड रिसोर्सेज है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, अर्थात कॉन्केव होता है ओरिजिन पॉइंट की तरफ, जिसका मुख्य कारण मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का बढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादन में प्रत्येक वस्तु के त्याग के लिए हमें अधिक त्याग करना पड़ता है, जबकि दूसरी वस्तु का कम उत्पादन होता है। पीपीसी में परिवर्तन जो है दो तरीके से होता है, एक तकनीक में परिवर्तन और दूसरा संसाधनों में परिवर्तन। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा और एक बार ज़रूर रिव्यू दीजिएगा।